हाँ, अपन पिछली क्लास में क्वांटम संख्याओं का अध्ययन कर रहे थे ना, क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे थे ना। मैंने कहा था कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ये बताया था। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु में उपस्थित अब मेरी सुनो, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु में उपस्थित कक्षाओं, उपकोष व कक्षकों की जानकारी प्रदान करती हैं। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या मैंने आपको बताई थी 4 प्रकार की, सही है। नंबर 1 बताई थी मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 बताई थी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की बताई थी। सबसे पहले पढ़ाई थी तुम्हें मुख्य क्वांटम संख्या। इनकी वीडियो भी बनी हुई है ऑनलाइन, है ना। सबसे पहली बताई थी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और मुख्य क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है? कक्षा की। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 से अनंत तक, सही है। दूसरी बताई थी मैंने द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल l से प्रदर्शित, और ये किसकी जानकारी देती है? उपकोषों की जानकारी देती है। इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से n-1 तक, सही है। और भी कई बातें बताई थी इनमें। आज हम तीसरी क्वांटम संख्या से स्टार्ट करते हैं, शायद 2 पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है। तीसरी कौन सी आएगी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। नंबर 3 डालो। आवाज नहीं करें या ध्यान रखें विशेषकर। चुंबकीय क्वांटम संख्या अब एक एक बात को सुनो और समझो। हमने पहली पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या, वो तो कक्षाओं की जानकारी देती है, सही है। दूसरी पढ़ी थी हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या, वो उपकोषों की जानकारी देती है। और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है तीसरी, ये कक्षकों की जानकारी देती है। आपको पता ही है कक्षा के अंदर होते हैं उपकोष, और उपकोष के अंदर कक्षा की जानकारी तो मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष की जानकारी द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको प्रदर्शित किससे करेंगे? m से। चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं ना, सुना होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करेंगे। तो 2 बात हो गई अपने पास। पहली बात तो ये हो गई, यह क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है? कक्षकों की, सही है। दूसरी बात, ये इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से, ठीक है। अच्छा, अब इसका मान आपको ध्यान होगा, n का मान 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक होता था? अनंत तक। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक होता था। फिर आपने पढ़ी थी द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसका मान 0 से n-1 तक, सही है। अब m का मान कहां होगा? इसका मान होगा -l से +l तक। मेरी बात को समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। -l से कहां तक होगा? +l तक, +l तक। तो जो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसका मान -l से स्टार्ट होकर के +l तक होगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ऊपर की दोनों बात तो आराम से समझ में आ गई होंगी। ये कक्षक को प्रदर्शित करता है, ये क्वांटम संख्या कक्षक की जानकारी देती है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है। और इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? अब इसका मतलब क्या है माइनस एल से प्लस एल तक? जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो एल बराबर 0 है, एल बराबर 0, एल किसकी जानकारी देता है? उपकोष की। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या ही तो है, किसकी जानकारी देगी? उपकोष। एल बराबर 0 मतलब कौन सा उपकोष? पिछली क्लास में बताया था। एल बराबर 0, 0 मतलब एस उपकोष, एल बराबर 1 मतलब पी उपकोष, तो एल बराबर 0 मतलब एस उपकोष। सही है। के लिए हम किसका मान निकालने वाले हैं? एम का। तो एम का मान आएगा माइनस एल से प्लस एल तक, यही होता है ना, दिख रहा है एम का मान माइनस एल से प्लस एल तक होता है। और एल का मान अपने पास कितना है? 0, तो एम का मान आएगा माइनस 0 से प्लस 0 तक। ये एल का मान 0 ही तो है, और माइनस 0 से प्लस 0 तक मतलब 0 ही तो हुआ। अरे माइनस 0 भी 0 ही होता है, खाली 0 भी 0 होता है और प्लस 0 भी 0 होता है, तो मतलब m का मान हमको क्या मिलेगा? 0। बात को समझना, ढंग से समझ में आए तो। अच्छा, l का मान मान लो 1 है, समझ गए? 1 का मतलब कौन सा उपकोष? पी उपकोष। और इसके लिए अगर अपन m का मान निकालें तो m का मान कहां से कहां तक आएगा? माइनस 1 से, तो माइनस 1 से प्लस 1 तक मतलब माइनस 1, 0 और प्लस 1। अरे माइनस 1 से प्लस 1 तक बीच में 0 भी तो आएगा। माइनस 1 से बड़ा कौन होता है? 0, और 0 से बड़ा प्लस 1। तो यहाँ m के मान मिलेंगे माइनस 1, 0 और प्लस 1। अच्छा, फिर देखते हैं l का मान मान लो 2 है, मतलब कौन सा उपकोष? और d उपकोष के लिए m का मान निकालें तो कितना आएगा? माइनस 2 से प्लस 2 तक, माइनस 2, माइनस 1। इसका मतलब क्या है तुम समझने की कोशिश करो। आपको ये तो पता ही है कक्षक किसके अंदर होते हैं? उपकोष के अंदर। इसका मतलब ये है एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, एक ही मान आ रहा है ना। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और डी उपकोष में, और अगर मैं निकालता एफ उपकोष में कितने आते हैं? 7। अरे एफ उपकोष निकालते, समझ गए? एल बराबर 3, तो माइनस 3 से प्लस 3 तक 7 नहीं हो जाते क्या? एक तो माइनस 3 और एक प्लस 3 और बढ़ जाते। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, कक्षक होते हैं उपकोष के अंदर। एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5, एफ उपकोष में 7। ऐसे आगे बढ़ते चल जाएंगे तो 2-2 बढ़ाते चले जाओ। जी उपकोष में 9। ठीक है, वैसे अपने काम ये तीनों आते हैं, नहीं याद रखें। एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में कई बार इनके नाम की जरूरत पड़ती है। सही है, ये तो संख्याएं लिख रही हैं, नाम क्या है उन कक्षकों के, समझ रहे हो? अच्छा, एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है और उसको बोलते हैं एस कक्षक। बात को बड़ी गहराई से समझना। आप ही कह रहे हो एस उपकोष में एक ही कक्षक है और उसका नाम क्या है? एस कक्षक। पी उपकोष में 3 कक्षक हैं जिनके लिए m का मान है -1, 0, +1। ये हैं px, py और pz। तो p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। बात को सिंपल तरह से समझो।
एस उपकोष में एक कक्षक होता है जिसको एस कक्षक कह देते हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिन्हें बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर? डी उपकोष में 5 कक्षक हैं। अब इनके नाम और कठिन, इन्हें बोलते हैं डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई नीचे लिख रहे हैं ना, डी के नीचे, डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इस तरह का है, एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर। कितने कथर, ये तो सरल है। एस उपकोष में एक कक्षक होता है एस कक्षक। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी उपकोष में 5। सही है? डी एक्स वाई और डी वाई जेड। सही है? फिर कौन सा है? डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर। तो ये याद रखें यहां तक, जो तुम्हें जरूरत पड़ती है ना, तो यहां तक इन्हें याद रखें। कोई पूछ ले डी उपकोष में कितने कक्षक हैं, तो आप कहोगे 5 कक्षक हैं। उनके नाम क्या हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर। याद हो रहे हैं थोड़ी बहुत? डी उपकोष में 5 कक्षक हैं, कौन कौन से बताना? डी एक्स वाई, कर दी खिचड़ी कर दी, अब मेरी सुन लो। एक तो डी एक्स वाई है, याद कर लो खूब ढंग से। एक डी बाई जेड है, डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स जेड है और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2n स्क्वायर। याद आ रहा है क्या पिछला? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n स्क्वायर। और किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 × 2l + 1। ध्यान आ रहा है? 2 × 2l + 1। याद है क्या? अब मैं कहूं किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? अरे एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे वो कक्षक कोई सा भी हो, चाहे वो dxy हो, चाहे वो px हो, चाहे s कक्षक हो। उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक बात बताओ, तुम्हें पुराना याद आ रहा हो, मैंने कहीं बताया था कि आपको याद आ जाए तो बड़े बहुत कठिन काम है, याद आ जाए। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। याद आया? कैसे निकाला? 2 × उपकोष में पूछा है मैंने, 2l + 1 से। और पी उपकोष के लिए l का मान कितना रखोगे? पी उपकोष के लिए l का मान कितना रखोगे? 1। तो कितने आएंगे? 6। पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो खुद ही सोच लो यार, पी उपकोष में 3 कक्षक हैं तो 2 ही तो आएंगे 7 में। अरे पी उपकोष के अंदर कितने कक्षक हैं? 3। और पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो तीनों कक्षकन में 2 ही तो आएंगे। अच्छा, ऐसे दोबारा पूछता हूं, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? एल का मान 2 रखोगे ना, 10 आ सकते हैं। 5 कक्षक हैं हमें। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर बुद्धि से समझे कि कोई भी कक्षक हो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। सही है? कोई भी कक्षक हो उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने अब तक जो बातें बताई हैं उन्हें एक बार और सुनो, जो से हमारे क्लियर हो। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल m का मान -l से +l तक होता है। सही है? स्मॉल m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? -l से +l। l बराबर 0 के लिए, l बराबर 0 मतलब s उपकोष, 0 का मतलब s उपकोष ही तो होता है।
अच्छा, L बराबर 0 के लिए M का मान कितना आएगा? 0। सही है। L बराबर 1 के लिए मतलब P उपकोष के लिए M का मान आएगा -1 से +1। अरे -1 से +1 तक। और L बराबर 2 के लिए -2 से +2 तक, यही आएंगे। तो मैंने इसको जब लिखा तो मैंने ये भी समझाया, इसका मतलब S उपकोष में 1 ही कक्षक है, P उपकोष में 3 कक्षक हैं और D उपकोष में 5 हैं, F उपकोष में 7 हैं। सही है। फिर इन कक्षकों के मैंने नाम भी बताए। S उपकोष में 1 ही कक्षक होता है जिसका नाम है S कक्षक। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। और D उपकोष में कितने होते हैं? 5, जिनके नाम भी याद करवाए तुम्हें, DXY, DYZ, DZ²। सही है। तो इन बातों को सबको अलग अलग लिखते हैं। देखो एक बात अगर तुम ढंग से सोचो तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये परमाणु को पूरी तरह से समझा रहा है हमको कि परमाणु के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। परमाणु के अंदर कक्षाएं हैं, तो पहले हमने कक्षाओं के बारे में जाना, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ा जब। फिर कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। जब हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ी तब उपकोषों की जानकारी ग्रहण करी। सही है। उपकोष आए अपने पास, S, P, D, F, ये उपकोष आए थे। फिर हम पढ़ रहे हैं अब कक्षकों के बारे में। जब चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं तो कौन से उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं और उनके नाम क्या हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो एक तरह से हम परमाणु को धीरे धीरे अंदर उसको पढ़ते जा रहे हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है। सही है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। बाहर कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के अंदर उपकोष होते हैं, S, P, D, F वगैरह। उपकोषों के अंदर कक्षक होते हैं, ये कक्षक होते हैं। सही है। तो एक तरह से पूरे परमाणु की डिटेल ले रहे हैं अपन कि परमाणु के अंदर है क्या। तो क्वांटम संख्याएं परमाणु को समझाती हैं बढ़िया तरीके से। बीच में फोन आ गया तो अब मैं क्या करूँ, हम समझ में नहीं आ रहा हूँ। चल रही है। हाँ, तो अब एक बार इसको लिखते हैं फिर आगे देखते हैं। लिखे, डालो हेडिंग। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या डाल दी ना। लिखो इसमें, लिखो यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या कक्षकों की जानकारी प्रदान करती है। यह क्वांटम संख्या कक्षकों की जानकारी प्रदान करती है। लिख लिया? आगे लिखो, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान -L से +L तक होता है। -L से +L तक होता है। ठीक है। अब स्टार लगा के लिखते चलना। ऐसे लिखना। अब कैसे लिखाऊं ये सोच लूं पहले। ऐसे लिखो पहले, यह लाइन है L बराबर 0, कोष्टक में लिखना S उपकोष, L बराबर 0, कोष्टक में क्या लिखे हुए? S। L बराबर 0 का मतलब कौन सा उपकोष होता है? S। आगे लिखो, के लिए M बराबर 0, के लिए m बराबर 0। लिख लिया? कॉमा लगाओ।
और ऐसे लिखा दूं कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा, जिसे एस कक्षक कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एस कक्षक। कॉमा लगा दिया, आगे लिख लो, जिसे एस कक्षक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर स्टार लगाओ, अगली लाइन से लिखो L बराबर 1, L बराबर 1, कोष्टक में लिखो P उपकोष, कोष्टक में लिखो P उपकोष के लिए M बराबर लिखो, P उपकोष के लिए M बराबर -1, 0, +1। ठीक है। कॉमा लगाओ, जिन्हें क्रम से है, जिन्हें क्रम से है px, py व pz कक्षक कहते हैं। जिन्हें क्रम से है px, py व pz कक्षक कहते हैं। तो समझ गए होंगे p उपकोष में 3 कक्षक हैं, px, py और pz। नेक्स्ट अगली लाइन से स्टार लगा करके L बराबर 2, L बराबर 2, कोष्टक में D उपकोष, कोष्टक में D उपकोष के लिए M बराबर -2, इनको लिख लो -2 से +2 तक, -2, -1, 0, +1, +2 लिख लिया। फिर इसमें कॉमा लगा के आगे लिखो, जिन्हें क्रम से है, जिन्हें क्रम से है dxy, d के नीचे लिखना थोड़ा सा xy, ठीक है, dyz, dz², लिख लिया, dxz, और लास्ट में लिखोगे dx² डैश y² कहते हैं। लिख लिया। अच्छा, एक बात बताई थी मैंने, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो इस लाइन को भी लिख लें, अगली लाइन में लिखो, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक बार बताओ, किसी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? हो सकता है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर देखो, एक बात समझाता हूं, इससे और क्लियर आएगा तुम्हारे समझ में। सामने ध्यान दो, देखो इधर बात करते हैं n बराबर 3 के लिए। सामने ध्यान देना, n बराबर 3, n मुख्य क्वांटम संख्या है ना, n बराबर 3 मतलब कौन सी कक्षा की बात चल रही है? तीसरी। n बराबर 3, ठीक है, में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n² फॉर्मूला है क्या? अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 18। सही बात है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फॉर्मूला है 2n²। n का मान 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18। सही है। अब एक बात बताओ, तीसरी कक्षा जो है n बराबर 3, इसमें कुल उपकोष कितने हैं? तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं। पहली कक्षा में 1 उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी कक्षा में 3। ध्यान करो, बताया था किसी कक्षा में उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है, ऐसा कुछ लिखाया था मैंने। पहली कक्षा में 1 ही उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में 2, तीसरी कक्षा में 3।
तो n बराबर 3 है, इसमें कितने यार ना पता तो निकाल लो ना। l का मान कितना आएगा? l का मान आता है 0 से n-1 तक। l का मान 0 से n-1 तक होता है, तो l का मान 0, 1 और 2 ही तो आएगा, मतलब 3 ही तो। मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरी कक्षा में 3 ही तो उपकोष आएंगे, 0, 1 और 2। l का मान आएगा 0, 1 और कैसे निकाला? ध्यान है, l का मान होता है 0 से n-1 तक, मतलब 0 से 2 तक। 0 का मतलब कौन सा उपकोष? जो बात मैं बता रहा हूं इसको ढंग से समझ लेना। 0 का मतलब s उपकोष, 1 का मतलब और 2 का मतलब तीसरी कक्षा में 3 उपकोष हैं, s, p और d। मैं सब जो पढ़ाया है उसको एक संग कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, s उपकोष जो होता है इसमें एक ही s उपकोष में एक ही कक्षक होता है। नहीं, m का मान लिख रहा हूं। s उपकोष के लिए अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, l बराबर 0 के लिए m का मान कितना आएगा? 0। m का मान 0 आएगा, है? p उपकोष के लिए मतलब l बराबर 1 के लिए, बात को समझो, m का मान क्या आएगा? -1। -1 और d उपकोष के लिए -2। समझ गए क्या बात है? -2, 1, सही है। ये किसके मान है? m के। अब कक्षक लिख दे। 0 का मतलब कौन सा कक्षक? s, क्योंकि l बराबर 0 में एक ही कक्षक है, s। सही है। अरे s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, कौन सा? s कक्षक। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिनके नाम बताए थे अभी, px, सही है। और d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dz², dxz, dx²। सही है क्या? तो अब मुझे बताओ कुल कितने कक्षक हैं तीसरी कक्षा में? कुल कक्षक जोड़ लो, 5, 3 8 और 1 9। तीसरी कक्षा में 9 कक्षक हैं। एक तो s कक्षक है, 3 p कक्षक हैं और 5 d कक्षक हैं, और 9 कक्षक हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 ही तो आ सकते हैं। तुम खुद ही कह रहे थे कि तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सीधी सी बात है भाई, तीसरी कक्षा में 9 कक्षक हैं, इस वजह से अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 ही आ सकते हैं। अरे प्रत्येक अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं। ले, अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रत्येक में कितना आएगा? 2 2, और प्रत्येक में 2 2 आएंगे तो तुम टोटल देख लो, 18 ही तो आएंगे। मैंने एक संग सब बातें समझाने की कोशिश करी है कि तीसरी कक्षा में मास्टर पटकबे प्लान बना रखे हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये बलराम जी छड़े हैं जो या कर गया चकाचक। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, उसमें 9 कक्षक हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सोचते हैं दूसरी कक्षा के बारे में। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होंगे। अरे पहली कक्षा में 1 उपकोष, दूसरी कक्षा में 2, s और p। s उपकोष के अंदर 1 कक्षक और p उपकोष के अंदर 3 कक्षक। तो दूसरी कक्षा में कुल कक्षक कितने हो गए? 4, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, 2n² से निकालेगा तो। सही बात है ना? तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये बात है जो लिखी है मैंने इस तरह से डायग्राम के रूप में,
ये काफ़ी बढ़िया बातें समझाती है हमें, हमें पूरी जानकारी दे रही है कि किस तरह से। तो एक बार इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है, तुम्हारे समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, इसी तरह से इसे बना लो। इसमें सबके मान है, सुनो रे, इसमें एन का मान भी है, एल का मान भी है और एम के मान भी हैं। अब जाने कहाँ बनाओगे तुम, वो बात अलग है। या मैं तो कुछ वैसे मोबाइल में दिख तो ना रहा हूँ, या मैं कहाँ चल रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। मोबाइल की क्वालिटी ज़्यादा हाई है। मुझे मैं ही ना दिख रहा, या मैं ढंगते ब्लैक बोर्ड का दिखेगा। यहाँ में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन हो रहा दिखा है ना, दूर दूर बैठे हैं। मास्क लगा कर रहिए, खुद की सेफ्टी खुद करो। इकतीस 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो ही बन रही है पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं दिख रहा है। कछुन को तो ये डिस्टरबेंस कर रहे हो बीच में, है ना। अरे दिक्कत कर रहा होगा माइक ई स्टैंड। बढ़ेगा आगे। एक बात और देखो, इन कक्षकों की आकृति के बारे में भी जान लो। अपने पास बहुत सारे कक्षक आ चुके हैं। कक्षकन ने देखो केवल हमें एक एस कक्षक। एस कक्षक किसके अंदर होता है? एस उपकोष में। लाला मेरी बात सुन लो, एस उपकोष के अंदर एक ही कक्षक होता है। एस उपकोष के अंदर एक ही कक्षक होता है। कौन सा? एस कक्षक। और पी उपकोष के अंदर 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी उपकोष के अंदर 5 है। इनकी आकृति भी बना लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो अब हम इन उपकोषों की आकृति बनाते हैं। देखो ब्लैक बोर्ड पर, इन कक्षकों की, सॉरी देखो इधर सामने, कुछ मत लिखना। बातों की आवाज आ रही है भाई। कक्षकों की आकृति, जो एस कक्षक है, जो एस उपकोष के अंदर उपस्थित होता है, उस एस कक्षक होता है वो गोलाकार। ये ब्लैक बोर्ड पर तो वृत्त लग रहा है, पर हकीकत में ये गोला है, गोल गेंद के समान है। ठीक है, जो एस कक्षक होता है ये गोलाकार होता है, बॉल के समान। कौन सा कक्षक है ये? एस कक्षक। ठीक है, आकृति भी याद रखनी है। एस कक्षक गोलाकार होता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं। आपको पता ही है कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेंगे, गोले के अंदर। ठोस गोला है एक तरह से।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब बात आई कौन से की, px की। px, py और pz ये तीनों कक्षक p उपकोष के अंदर होते हैं। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं। देखो आपको पता ही है 3 अक्ष होती हैं, x, y और z। तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत। जैसे इसको मान लेते हैं हम x अक्ष, इसको मान लेते हैं y अक्ष, तो इसके लंबवत एक अक्ष और होगी कौन सी, z अक्ष। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत, मतलब तीनों अक्षों के मध्य के कोण 90 डिग्री। तो मैं इसमें 2 ही अक्ष दिखा रहा हूं, तीसरी भी होती है z, है ना। अब अपन बना रहे हैं px कक्षक, तो px कक्षक इस तरह का होगा। डंबलाकार, इसको क्या बोलेंगे, डंबलाकार। ये डंबलाकार आकृति है, ये सही है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो कोई पूछे तुमसे px कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती। px कक्षक कहाँ व्यवस्थित होता है, x अक्ष के समांतर। ये x अक्ष ही तो है, तो x अक्ष के समांतर ही तो व्यवस्थित है। ये समांतर मतलब x अक्ष की दिशा में तो व्यवस्थित है। ये तो ये परमाणु में होता है, समझ गए होंगे तुम, x अक्ष के समांतर व्यवस्थित होता है। जैसे ये कोई परमाणु हो मान ले, और इसमें 3 अक्ष हो गई x, y, z, तो जो px कक्षक होगा वो x अक्ष के समांतर व्यवस्थित होगा इस तरह से, जैसे ये बना हुआ है। बात को समझने की कोशिश करना, बुद्धि में बैठ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। अब बात करते हैं हम py कक्षक की। py कक्षक तुम समझ गए होंगे। फिर ये x अक्ष है, इसको ऊपर लिख देता हूं, ये कौन सा कक्षक है, px, सही है। और py कक्षक जो होगा वो y अक्ष के समांतर होगा इस तरह से। ये भी डंबलाकार है, और ये किसके समांतर व्यवस्थित है, y अक्ष के, इस तरह से। समझ रहे हो, ये y अक्ष के समांतर है। ठीक है ना। तो अब ये हो गया तुम्हारा py। अरे नाम से लग रहा है p बाई, बाई मतलब y क्या दर्शा रहा है कि ये y अक्ष के समांतर व्यवस्थित है, या कहूं y अक्ष पर व्यवस्थित है, ऐसे समझ लो सिंपल कहूं तो। और ये x अक्ष पर व्यवस्थित है। इसी तरह से अगर हम pz कक्षक की बात करें तो तुम समझ गए होंगे, दिखेगा ना। तो अक्षर ने चेंज कर देंगे, हमारा कहा जाए ये x अक्ष और ये z अक्ष, आपके बाई लंबवत। जल्दी पटक खाए वाला हूं मैं। बाई अब कैसे मान ले, क्या दिक्कत आ रही है, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवती तो है, तो यह z अक्ष के इस तरह से व्यवस्थित होगा। ये कौन सा कक्षक है, pz। बात है समझो मुद्दे की है। px कक्षक x अक्ष की दिशा में, py कक्षक y अक्ष की दिशा में, और pz कक्षक z अक्ष की दिशा में। तीनों होते कैसे हैं, डंबलाकार। तीनों कैसे होते हैं, डंबलाकार। px, py और pz। एक संग दिखाता हूं, जब तो नहीं कहा समझ में आएगा। मान लो ये p उपकोष है, कौन सा उपकोष है, p। तो इसके अंदर 3 कक्षक होंगे, px, py और ex अक्ष, y अक्ष, और ई लंबवत कौन सी है, z अक्ष। एक px तो ऐसे होएगा, py ऐसे होएगा, और pz ऊपर से नीचे की ओर, समझ रहे होंगे, लंबवत इस तरह से व्यवस्थित होगा, बाहर से अंदर की ओर। अब भी ना बैठे। p उपकोष के अंदर 3 कक्षक होंगे, px कक्षक ये हो गया, ये py हो गया, और pz z अक्ष जो है उसके बाहर से अंदर की ओर इस तरह घूमता हुआ व्यवस्थित होगा, बाहर और फिर अंदर की ओर। समझ गए होंगे मेरी बात है। तो इस तरह से p उपकोष में गधे 3 कक्षक हैं, px, py। ना समझाई आया मुंह पे, कछु तो समझ गए होंगे बात है, कछु नहीं समझ सकते, कोशिश ही ना कर रहे। तो p उपकोष में कितने कक्षक हैं, 3। तीनों की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। सही है। x अक्ष
पी एक्स कक्षक जो होता है इसकी दोनों पालियां, मैं शब्द नए नए बोल रहा हूं, ये दोनों पालियां एक्स अक्ष पर व्यवस्थित होती हैं। पी वाई कक्षक की दोनों पालियां वाई अक्ष पर व्यवस्थित होती हैं और पी जेड कक्षक की दोनों पालियां जेड। सही है। तो अब दिख गई होगी आकृति कैसी है इनकी, डंबलाकार। अब बात करें हम डी कक्षकों पर आ जाएं। डी कक्षक कितने होते हैं संख्या में? 5। एक होता है डी एक्स वाई, सबसे पहले वही ले, डी एक्स वाई कक्षक दिख रहा होगा। एक्स और वाई ते कछु चक्कर है हमें, ये एक्स अक्ष ले लेते हैं और ये कौन सी है? वाई अक्ष। ये इस तरह का होगा, ढंग से देख लेना। मतलब इसमें 4 पालियां हैं। ये द्विडंबलाकार है, एक डंबल ये रहा और एक डंबल ये रहा। कोई पूछ ले dxy कक्षक किस प्रकार का होता है तो आप कहोगे द्विडंबलाकार। और p कक्षक कैसे होते हैं? डंबलाकार। और s कक्षक कैसा होता है? गोलाकार। तो इसमें टोटल 4 पालियां हैं, 1 2 3 और 4। और ये पालियां x और y अक्ष के बीच में व्यवस्थित हैं। x और y अक्ष पर नहीं है, x और y अक्ष के बीच में, मध्य में व्यवस्थित हैं। इस तरह का है dxy कक्षक। इन्हें ढंग से समझ लो और खुद बना करके फिर कोशिश करना। अब बात करते हैं अगले की, dyz। यही है ना? तो तुम समझ गए होंगे यार, एक है y अक्ष मान लें और एक है कौन सी मान लें? z अक्ष। तो इसमें भी 4 पालियां, और कौन कौन सी अक्षों के बीच में? y और z अक्ष के। सही है। इसके बाद एक और लेते हैं dxz। वैसे नंबर कौन को है? dz इसको, पर बात छोड़ दें अभी। dxz लेते हैं, समझ गए होंगे। x अक्ष और z अक्ष के बीच में इसकी 4 पालियां होंगी। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं। dxy इसकी पालियां x और y अक्ष के बीच में, dyz इसकी पालियां y और z अक्ष के बीच में, और dxz इसकी पालियां x अक्ष और z अक्ष के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बचे 2, एक dx² y² और एक बीच में रह रहा है कौन सा? dz। पहले यह लें, dx² डैश y²। यह है, सही है का? या की पालियां होंगी x और y अक्ष पर। देख लो, ई कछु मैच करे याते, पर दोनों में अंतर है। dxy की पालियां तो x और y अक्ष के बीच में है, और इसकी पालियां x और y अक्ष पर हैं। कौन से की? dx² डैश y² की। आकृति सवन की द्विडंबलाकार है। सही है। एक लास्ट बचेगा कौन सा? dz²। dz या z अक्ष मान लूं फिर मैं, या कोई सी मान ले, x y कोई काम की ना है अपने, या x मान ले, y मान ले, कोई सी मान ले, x मान ली चल। या मैं जो दोनों पालियां होंगी, दोनों मतलब 4 पालियां, 2 तो ये हो गई और 2 ये हो गई। ई का सिस्टम है साहब। मतलब 4 पाली है ना, तो 2 पाली ऊपर और 2 पाली वाके जस्ट नीचे। और सब कौन सी अक्ष पर हैं ये चिपक में व्यवस्था? z अक्ष पे। अरे यार नू समझ, ये 2 पाली या के नीचे फिर 2 पाली हैं, और सब दोनों ये 4 पाली हैं कौन सी अक्ष पर? z अक्ष। जब भी तो dz² राम रख दिया को। यहाँ में जो 4 पालियां हैं वे z अक्ष पे इस तरह का है। ये कौन सा? dz²। तो आप ढंग से देख लो, ये तीनों तो एक जैसे हैं, dxy, dyz और dxz। dxy की पालियां x और y अक्ष के बीच में, dyz की पालियां y और z अक्ष के बीच में, dxz की पालियां x और z अक्ष के बीच में। सही है। dx² डैश y² की पालियां x और y अक्ष पर, और dz² की पालियां z अक्ष पर,
और जेड अक्ष पे इस तरह से, 2 ऊपर और 2 नीचे। सही है। इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा था ये गोलाकार होता है इसका कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर मिलते हैं गोले के अंदर। इसमें पालियों में मिलेंगे, इन सब में इलेक्ट्रॉन कहाँ में मिलेंगे? पाली। ये पाली दिख रही है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होंगे? पालियों के अंदर, चाहे ये हो चाहे। अच्छा, एफ कक्षक भी तो हो सकते हैं एफ उपकोष के अंदर। जैसे डी उपकोष में 5 कक्षक है, एस उपकोष में 1 कक्षक है, पी उपकोष में कितने कक्षक? 3, डी उपकोष में कितने? ऐसे ही एफ उपकोष में 7 कक्षक हो सकते हैं ना। 7 कक्षक हैं वे खा जाएंगे, 7 कक्षक हैं ना। तो मैंने उनके नाम बताए क्योंकि काम ही नहीं पड़ता ना, बुकों में उनके नाम मिलते हैं। ठीक है। अब उनकी आकृति भी नहीं बना सकते क्योंकि उनकी आकृति क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती, फिक्स आकृति नहीं होती। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। इनकी आकृति तो फिक्स है, एस कक्षक गोलाकार होता है। पी, बात अन्य ढंग से सुनना, एस कक्षक की आकृति फिक्स है, ये गोलाकार होगा। पी कक्षकों की आकृति फिक्स है कि ये सब कैसे होंगे? डंबलाकार। और डी कक्षक जितने भी हैं 5, ये द्विडंब। एफ कक्षकों की कोई फिक्स आकृति नहीं है। जब उनकी फिक्स आकृति है नहीं तो उन्हें बना भी नहीं सकते, और ना उनके नाम का कोई महत्व है। जब भी तो मैंने एफ कक्षक बताए नहीं, इतना बताया कि एफ कक्षक कितने होते हैं? टोटल 7। एफ उपकोष में 7 कक्षक मिलते हैं। ना तो उनके नाम बताए, ना उनकी कोई आकृति है। उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, मतलब कोई कैसी आकृति को, कोई कछू, और आकृति भी उनकी चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। रह जाएगा कछू याद, तो इन फोटो न बना लो। बना लिया क्या? जल्दी बनाओ। एक क्वांटम संख्या और रह रही है, वाई और पढ़ लो, फिर फ्री हो जाओगे। कछुन पर तो मंडी ना आ रही है, स्केल की व्यवस्था करवा रहे हैं, रुक जाओ अभी। फटाफट बना ले जैसे बने। देखो, इनकी वीडियो भी तुम्हें मिल जाएंगी यूट्यूब पर। घर पर पढ़ते हो, समझ में नहीं आता है, समझ गए ना मेरी बात है? अरे ये यूट्यूब पे भी जा रहे हैं ना, समझ में ना आ रही इनके। अरे वापस देख सकते हैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। बना लिया? एक लास्ट एक क्वांटम संख्या और बची है, कौन सी? छोटी सी है, वो तो वाम कछु भी ना है, तो वाई और पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वांटम संख्याएं समाप्त हो जाएंगी।
इसके बाद नंबर डाल लेना, जल्दी बनाओ पहले ने। और बाद में डाल लेना नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, देखो इधर सामने आवाज नहीं करें और सामने ध्यान दें। हम पढ़ने वाले हैं चक्रण क्वांटम संख्या, लास्ट है और छोटी सी है, बिल्कुल ढंग से पढ़ने पर। चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, ढंग से सुनो। मान लो ये कोई कक्षक है, ये दिख रहा है तुमको, ये कक्षक कौन सा कक्षक है, ये pz, और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। आपको पता ही है कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत घूमेंगे। अगर किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्रण करते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं चक्रण गति। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पृथ्वी अपनी जगह पर घूमे ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कौन सी गति, चक्रण गति। समझो मेरी बात को। तो इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते हैं। कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण गति, अपनी जगह पर घूमते हैं। सही है। अच्छा, ये अपनी जगह पर घूमेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब एक घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, तो दूसरा किधर घूमेगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। सही है। ये क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है, ये क्वांटम संख्या कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को दर्शाती है। चक्रण मतलब उनके घूमने को दर्शाती है। अभी मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनके घूमने को प्रदर्शित करती है, चक्रण को प्रदर्शित करती है। समझ रहे मेरे बात को? तो पहली बात तो मैंने कही कि ये क्वांटम संख्या जो है, नाम ही चक्रण क्वांटम संख्या है। ये किसके चक्रण को प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को। चक्रण मतलब घूमने को। सही है। इस क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। एस का मतलब होता है स्पिन। स्पिन मतलब चक्रण। स्पिन बॉल सुनिए ना, घूमती हुई बॉल ही तो जाए, वो स्पिन बॉल खींच होते, एक सीधी फेंके और जो स्पिनर आवे वो कैसे फेंके, गेंद घुमा के चक्रण करता हुआ। इनको उदाहरण और देने पड़े। एस का मतलब स्पिन, स्पिन का मतलब चक्रण। इस क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। अच्छा, इसका मान, इस क्वांटम संख्या का मान, एक एक बात क्लियर करो दिमाग में। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी एन, फिर द्विगंशी पढ़ी एल, फिर आज अपन ने पढ़ी चुंबकीय एम, और लास्ट में कौन सी, चक्रण। किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से। सबके मान याद है। एन का मान 0 से अनंत तक, एल का मान 0 से n-1 तक, एम का मान -l से +l तक, आज ही बताया है। और इसका मान, एस का मान -1/2 या +1/2, या तो -1/2 होगा या कितना होगा, +1/2। सही है। अच्छा, मतलब -1/, अब मान लो एक कक्षक है, ये कोई कक्षक है, कक्षक मान लो यार, क्या दिक्कत है, ये गलिन कक्षक बन रहे हैं। या कक्षक में मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक।
तो या को तुम एस का मान कुछ भी मान सकते हो, ये घूमेगा तो सही, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी, इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से प्रदर्शित कर रहा हूं, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कुछ भी मान सकते हो, इसका आप -1/2 भी मान सकते हो एस का मान, इसका +1/2 भी मान सकते हो। अगर इसका किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक, तो अगर एक का आप -1/2 मानोगे तो दूसरे का एस का मान कितना मानोगे, +1/2। बात को दिमाग में समझो, किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके एस का मान -1/2 भी मान सकते हो और +1/2 भी। पर किसी कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं होगा, इसका अगर आपने -1/2 माना है एस का मान, तो इसका आप +1/2 ही मानोगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं। तो एक का माइनस में मानोगे तो दूसरे का किस में मानोगे, प्लस में। दोनों का माइनस में नहीं मान सकते, दोनों का -1/2 नहीं मान सकते, दोनों का +1/2 नहीं मान सकते। किसी एक का -1/2 मानोगे और दूसरे का कितने मानोगे, +1/2। समझ रहे हो, इतनी सी बात है, हमें ज्यादा कोई बड़ी बात ना है। दोबारा सुन लो, चक्रण क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉनों के घूमने को प्रदर्शित करती है। सही है। यह इस क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं, एस का मान -1/2 या +1/2 होता है। यदि किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसके एस का मान -1/2 या +1/2 होता है, मतलब दोनों में से कोई सा भी मान सकते हो। यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के एस का मान -1/2 व दूसरे इलेक्ट्रॉन के एस का मान +1/2। यही बात बोली ना मैंने, तो इन्हें लिख लो, बस इतनी सी बात है। हमें लिखो, देखो यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों कक्षक में उपस्थित, यह क्वांटम संख्या कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। आगे लिखो, इस क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख लो, एस का मान -1/2 या +1/2 होता है, -1/2 या +1/2 होता है। लिख लिया? और लिख लो स्टार लगा करके। यदि किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यदि किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान -1/2 या +1/2 होता है, मतलब दोनों में से कोई सा भी मान सकते हो आप। एस का मान -1/2 या +1/2 होता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान आप कोई सा भी मान सकते हो। अगली लाइन से लिखो, यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, आपको पता है कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए एस का मान क्रमशः है -1/2
वह +1/2 होता है। मतलब एक का -1/2 होगा और दूसरे का कितना होगा, +1/2। एस का मान क्रमशः है -1/2 व +1/2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का -1/2 होगा और दूसरे का कितना होगा, +1/2। क्लियर। तो यहाँ ये क्वांटम संख्या खत्म होती है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में